वेलकम स्टूडेंट, कैसे आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, है ना। ये 12th केमिस्ट्री चैप्टर है और बीएससी सेकंड ईयर है जी नीट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत यूजफुल टॉपिक्स है ना। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, है ना। इसमें हम लोग 2-3 वीडियो हम लोग क्लियर कर चुके हैं जहाँ पर आपको एल्केन का बनना, एल्केन का वर्गीकरण आदि है, ठीक है। तो मैंने एल्केन का बनना सिखाया आपको पहले, इसके जस्ट अब पीछे वाले वीडियो में, है ना, जिसका लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो हेलो एल्केन कहाँ से बनता था? पहला बनता था एल्कोहल से। एल्कोहल से हम लोग बनना सीख गए। अब हेलो एल्केन का एल्केनो से बनना सीखने वाले हैं, ठीक है। यही से हम लोग डायरेक्टली चलते हैं, एकदम नो ड्रामा, सीधा टॉपिक में चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आर एच, ये मतलब का समझ रहे हो, ये आपका है एल्केन है, क्या है? एल्केन, है ना। और ये प्लस X2 मतलब हैलोजन, सीधा समझ रहे हैं। देखिए कि एल्केन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण के द्वारा, एल्केन ये हमारे पास एल्केन है, ठीक है, और उनके साथ कोई अगर हैलोजन परमाणु जुड़ता है ना, उसको हम लोग हैलोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजनीकरण, ठीक है। और हैलोजनीकरण की क्रिया तो बहुत सारे जगह आप लोग अलग अलग परिभाषा टाइप से देखेंगे, है ना, लेकिन नॉर्मल अभी समझना है कि इसके साथ किसका जुड़ना, हैलोजन का जुड़ना। अब हैलोजन में कौन आता है? ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब हैलोजन परमाणु है ना अपने पास, ठीक है। ये माइनस आयन में। तो एल्केन के प्रत्यक्ष मतलब सीधा, ये एल्केन के साथ ना सीधा कोई हैलोजन जुड़ता है, हैलोजन, ओनली हैलोजन बस जुड़ेगा, ठीक है ना। यदि हैलोजन के साथ कोई और जुड़ा है, जैसे कि एच बी आर जुड़ा हुआ है, या तो AgBr जुड़ा हुआ है, कुछ भी जुड़ा हुआ होगा ना, AgF ये जुड़ा हुआ है, तो ये इस सिचुएशन में हम लोग प्रत्यक्ष नहीं बोलेंगे। प्रत्यक्ष किसको बोलेंगे? कि डायरेक्टली केवल Br बस से जुड़ा रहेगा, आपस Br बस से इसका जुड़ता है तो प्रत्यक्ष हो गया। और AgF अगर जुड़ता है इसके साथ, है ना, ठीक है। तो फ्लोरीन के साथ कौन है? Ag भी है। Ag है मतलब यहाँ पर हम लोग Ag लिखेंगे तो ये डायरेक्टली कोई फ्लोरीन है इसके साथ नहीं जुड़ा है, ठीक है, तो वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और अगर फ्लोरीन बस रहता तो हम लोग प्रत्यक्ष बोलते इसको, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कैसे होती क्रिया। देखिए कि एल्केन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण के द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। सीधी बात, ये एल्केन, ये हैलोजन क्रिया करते हैं तो ये आर के साथ एक्स जुड़ जाता है आपका, ये देखिए, है ना, एक्स, और ये बन गया आपका एल्किल हैलाइड। क्या बन गया? एल्किल समूह है, यहाँ पर हैलोजन जुड़ा, एल्किल हैलाइड बन गया, है ना। और ये कहाँ बना? क्योंकि हमारे पास 2 हैलोजन है, क्योंकि हैलोजन को किसी का जोड़ के रखते हैं हम लोग, HBr करके जोड़ के रखेंगे तो बात अलग है। अगर ये हैलोजन Br तो अकेला रहता है, वो 2 के साथ रहता है, तो यहाँ पर 2 हैलोजन, तो एक हैलोजन इसके एक हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा, ठीक है। सिंपल देखिए कि हैलाइड प्राप्त होते हैं, क्लियर हो गया, जो कि सूर्य की प्रकाश या टेट्राएथिल लेड आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति जरूरी है, टेट्राएथिल लेड या तो सूर्य की हल्की प्रकाश, ठीक है, की उपस्थिति में मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड बनता है। मतलब सीधी बात है कि मुक्त मूलक अभिक्रिया होता है ना, ठीक है, उसी के कारण है अपना क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। मुक्त मूलक मतलब ये इसका जो हाइड्रोजन है इसके पास चला जाता है ना, ठीक है, मुक्त हो गई ना, ओके। अब बात ये करते हैं कि RH + X2 ये टेट्राएथिल लेड, ये उत्प्रेरक, और RX इसका जुड़ता है, तो ये एक प्रकार से हमारे लिए एक सूत्र बन गया ना, ठीक है। अब इसी में बना के देखते हैं हम लोग। चलिए, इसी में बना के देखते हैं, क्लियर कर लेते हैं बात। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, या तो एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, या तो एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे चलते जाएंगे क्या क्या बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरीनीकरण कहते हैं, है ना। एल्केनों से कैसे हम लोग ये बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे। देखिए क्लोरीनीकरण पहला, ठीक है। तो हमारे पास एक एल्केन है CH4 मीथेन, ठीक है, और ये क्या है? क्लोरीन है अपने पास, ठीक है। तो क्लियर करवाते हैं, तो ये बन जाता है आपका CH3Cl। ये क्लोरीन का 2 अणु है ना, ठीक है, 2 परमाणु है ना। तो CH3Cl ये हो गया, एक मिल गया, किसको? CH3 को मिल गया। अब आप बोलोगे क्या CH3 क्यों हो गया? क्योंकि पहला वीडियो देखिए तब समझ आएगा कि एक हाइड्रोजन को मुक्त करके, एक हाइड्रोजन को अलग करके हैलोजन उसके स्थान पर जुड़ता है, तभी क्या बनता है? हेलो एल्केन बनता है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब क्या बचा? इसके पास एक हाइड्रोजन क्या हो गया? मुक्त हो गया ना, मुक्त हो गया, तो उसके साथ एक क्लोरीन हमारे पास और बचा है, एक क्लोरीन यहाँ पर गया, CH3 के साथ जुड़ा, और एक क्लोरीन और बचे हुए ना, तो वो क्लोरीन जुड़ जाता है हाइड्रोजन के साथ, और ये बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। उसी तरह देखिए ब्रोमणीकरण, ब्रोमिनी मतलब ब्रोमीन का जुड़ना, हैलोजनीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग ना। ये क्लोरीन जुड़ा है मतलब ये भी हैलोजनीकरण है, क्योंकि हैलोजन क्लोरीन है, ब्रोमीन है भी हैलोजन का है ना। तो ब्रोमणीकरण क्या हो जाएगा आपका? CH3
Br जुड़ जाएगा और हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हुआ था, वो हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा। ये हो गया। उसी तरह से आपका आता है आयोडीकरण। कौन से करण बोलेंगे इसको? आयोडीकरण। अब आयोडीकरण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय मतलब जो कि दोनों ओर से होती है, ठीक है। तो आयोडीकरण है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तथा इस अभिक्रिया को दूर करने के लिए अभिक्रिया को ऑक्सीकारक HiO3 है ना की उपस्थिति में कराया जाता है। मतलब इसकी उपस्थिति में कराया जाता है, किसको? है ना कि इस अभिक्रिया को दूर करने के लिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दूर करने के लिए किसकी उपस्थिति चाहिए अपने को? HiO3 का, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास CH4 है और क्या है अपने पास? आयोडीन है। तो आयोडीन को टू अणु में रहता है, ठीक है। अब इसको हम लोग माझे क्रिया करवाते हैं तो ये हमारे पास CH3 है, उसमें यहाँ पर CH4 से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH3 हो जाएगा और ये आयोडीन जुड़ जाएगा, ओके। और इसमें से जो हाइड्रोजन गया वो हाइड्रोजन यहाँ आ गया और आयोडीन इसका जुड़ गया, ठीक है। लेकिन ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस अभिक्रिया को रोकने के लिए क्या करता है? HiO3 का यूज़ करते हैं, सीधी बात, ठीक है। चलिए, तो ये आयोडीकरण भी हो गया, क्लोरीनीकरण हो गया, ब्रोमीनीकरण। अब आता है एक कौन बचा हमारे पास? कौन कौन है? ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और क्या बचा अपने पास? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का डायरेक्टली ना हैलोजनीकरण नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर आयोडीन को लिखे हैं ना, यहाँ पर ब्रोमीन को लिखे हैं ना, यहाँ पर क्लोरीन को लिखे हैं डायरेक्टली। क्लोरीन के साथ कोई और है क्या? नहीं है। इसके साथ और कोई नहीं है, ब्रोमीन के साथ भी नहीं है इसका। लेकिन अपने को फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ किसी न किसी एक अन्य तत्व को भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण नहीं होता है। तो एल्किल फ्लोराइड अप्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। एल्किल फ्लोराइड है ना, ये क्या है? ब्रोमीन वाला है ना, ठीक है। ये ब्रोमीन और ये किसका है? ये क्लोरीन का है, ठीक है। अब ये आयोडीन का है, ये आयोडीन का, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि हम लोग अगर फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं, फ्लोरीन के बारे में, तो फ्लोरीन का जो एल्किल फ्लोराइड है, ठीक है, ये एल्किल ब्रोमाइड के अंतर्गत आएगा, ये एल्किल क्लोराइड के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब मेथिल क्लोराइड जी ऐसे करके मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड है ना। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास HI है, ठीक, सॉरी HI बोलता हूँ, ये एल्किल आयोडाइड है, ये तो प्राप्त हो गया। लेकिन हमारे पास जो F का है, F मतलब क्या है अपने पास? है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो प्राप्त करना है ना, वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। मतलब इस फ्लोरीन के साथ और कोई ना कोई चीज़ रखना जरूरी है। तब जैसे कि थोड़ा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये C2H5Br, ठीक है। अब बातें करते हैं कि हमारे पास ये फ्लोरीन कैसे रखते हैं, है ना। ये C2H5Br ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखना कि, तो देखिए यहाँ पर कि एल्किल फ्लोराइड अप्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसे स्वाट अभिक्रिया कहते हैं। ये तो स्वाट अभिक्रिया। अब बात ही करते हैं कि प्रत्यक्ष कैसे प्राप्त नहीं किया। हमारे पास ये कोई क्या है? एल्केन है। कौन है? एल्केन। अब एल्केन को सीधा क्रिया करवाते हैं तब हमको प्राप्त हो जाता है हेलो एल्केन, है ना। बट यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एल्केन से हम लोग क्रिया नहीं करवा सकते हैं इसको, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फ्लोरीन है, कौन है? फ्लोरीन। ये जो फ्लोरीन है वो हमारे पास सिल्वर के साथ है, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग अकेला करवाते हैं तो प्रत्यक्ष बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से करवा रहे हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा कि इस हमारे पास, ठीक है, मतलब ये है क्या? तो C2H5Br मतलब ये पहले से एक अपना हेलो एल्केन है। देखिए ये CH3 CH2 ये है ना, ये CH3 CH2 है ना, ये Br जुड़ा है, मतलब ये पहला है अपना हेलो एल्केन, मतलब एल्केन है ना हमारे पास, है ना। अब बात ही करते हैं हम लोग कि AgF मतलब ये जो फ्लोरीन है इसका हम लोग एल्किल फ्लोराइड बनाएंगे तो ये जो फ्लोरीन है अकेला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आयोडीन अकेला है, ब्रोमीन अकेला है, क्लोरीन अकेला है, ओके। अब ये अकेला नहीं, मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है इसका क्रिया में, है ना, ये अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है, ठीक है। तो एल्किल फ्लोराइड अप्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए तो यहाँ पर ये सिल्वर है, ये फ्लोरीन है। तो आप जानते हैं हमारा क्या है कि कोई भी हैलोजन है वो किसके साथ जुड़ता है? एल्किल समूह के साथ जुड़ता है ना। तो हमारे पास जो एल्केन है, एल्किल समूह है, उसी के साथ जुड़ेगा ये। तो ये जुड़ता है और बनाता है आपका C2H5F, मतलब ये बन जाता है आपका एल्किल फ्लोराइड, अर्थात एथिल फ्लोराइड बनेगा ये, ठीक है। अब C2 है तो एथिल फ्लोराइड, है ना। और अब हमारे पास ये जो सिल्वर बचा है, उस सिल्वर के लिए भी एक जोड़ी बचा हुआ है। यहाँ पर कौन बचा हुआ है? Br बचा हुआ है, इसके साथ जोड़ दीजिए AgVr। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वाट अभिक्रिया, है ना। तो स्वाट अभिक्रिया क्या है क्लियर कर लीजिएगा, है ना। आगे चढ़ते हैं हम लोग।
चलिए, तो आगे के जो हमारा टॉपिक है वो है एल्किनो से। पहले हम लोग एल्कोहल से पढ़ें, दूसरा हम लोग हेलोएल्केन बनाना सीखे हैं एल्केनो से, अब तीसरा हम लोग सीख रहे हैं एल्किनो से। एल्किनो से कैसे प्राप्त करते हैं? तो एल्किन का मतलब समझते हो आप लोग ना, ये CH4 है, ये मेथेन है, और CH3 मेथिल, और ये CH मेथाइल। तो ये मेथिल वाले बात करते हैं, एल्किन वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब सॉरी, मेथिन के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये C2H6 C2H4, ठीक है, C2H2, ये तो ये एथेन, एथिन, एथाइन, ठीक है। तो ये एथिन वाले के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब सीधी बात एल्किन समूह है ना। तो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एल्किन का हैलोजन अम्ल के योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। मतलब जो एल्किन है, हम लोग कोई भी एल्किन लेंगे, उस एल्किन को किसके साथ? हैलोजन अम्ल के साथ, हैलोजन अम्ल के साथ योगात्मक अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। हमको क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो नॉर्मल पहले देख लीजिए कैसे प्राप्त होता है कि हमारे पास ये CH2 ये हमारे पास क्या है? एक एल्किन है, और इस एल्किन के साथ कौन जुड़ा है? हैलोजन अम्ल जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास CH2 2 है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब यहाँ देखें CH3, ऐसे करेंगे इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ऐसे बन रहा है ना। तो भाई ये क्यों बन रहा है, इसी को समझने के लिए मार्किनोव ने एक नियम दिया था, ठीक है, कि कैसे होता है, किस होता है, सब आगे आपको क्लियर होते जाएगा, है ना। तो पहले ये समझिए कि एल्किन से हम लोग हेलोएल्केन कैसे बनाते हैं। एल्किन का किसके साथ क्रिया करवाते हैं? हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप योगात्मक क्रिया के फलस्वरूप हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब ये मेथिल हैलाइड हो सकता है, या मेथिल का हैलाइड हो सकता है, मतलब कहा जाए ये है आपका मेथिल ब्रोमाइड, है ना, अलग अलग, है ना। ओके, अब इसको समझना है तो क्या करना पड़ेगा कि असममित एल्किन पर ये मार्किनोव के अनुसार क्या होता है, या मार्किनोव के नियम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है कि जो असममित एल्किन है ना, असममित जो एल्किन है, ये असममित एल्किन है, उस असममित एल्किन में, है ना, हैलोजन अम्ल है, हैलोजन अम्ल है, उस अम्ल का योग, असममित एल्किन में हैलोजन अम्ल का योग मार्किनोव नियम, ठीक है, और MS खरास प्रभाव के द्वारा होता है, ठीक है। जो असममित एल्किन है, उस एल्किन के साथ जो हैलोजन अम्ल है, उनका योग है वहाँ मार्किनोव, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मार्किनोव के नियम तथा खरास प्रभाव के द्वारा होता है, ऐसे लिखना नॉर्मल, है ना, ठीक है। फिर आगे हम लोग समझते जाएंगे कि ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये तो मैं नॉर्मल 2 कार्बन पर बताया ना, ठीक है। ये ऐसे जुड़ता है करके, कोई भी हम लोग क्या ले लेते हैं, एल्किन ले लेते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर असममित एल्किन लिखा है, असममिति का मतलब क्या होता है? देखिए, असममित मतलब कार्बन की श्रृंखला के आधार पर है, जिससे कि हमारे पास देखिए, अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा मार्कोनिकॉफ, ठीक है, के नियम, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं, सीधे बात देखते हैं हम लोग कि हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेथेन एथेन प्रोपेन, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपिन। अब इस प्रोपिन के साथ हम लोग जोड़ते हैं कोई हैलोजन अम्ल, ठीक है। एल्किन में क्या आ गया? आपका प्रोपिन आ गया, है ना। अब इसके साथ हम लोग जोड़ते हैं कोई हैलोजन अम्ल जोड़ते हैं, तब एक क्रिया कैसा होगा, यही समझना है अपने को, ठीक है। अब ये एल्किल से बनाना है ना, तो इसी के अंतर्गत पूरा पढ़ रहे हैं हम लोग। मार्किनोव में क्या होता है, चलिए, हाँ, मार्किनोव के अनुसार क्या होता है कि इसमें ये जो हाइड्रोजन है, कौन है? हाइड्रोजन, ये आपका प्लस आयन और ये आपका माइनस आयन, ठीक है। तो ये जो माइनस आयन है ना, ये Br माइनस आयन है, वो यहाँ से किसी कार्बन में जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, या तो इसमें जुड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ये तो समझते हो ना कि किसी के साथ जुड़ेगा तभी तो क्या बनाएगा? हेलोएल्केन बनाएगा ना, ठीक है।
फिर ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाता है, इसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे मार्कोनी-काफ के नियम, है ना। तो पहले वर्ड समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्रियाविधि को समझेंगे, है ना। कि जुड़ने वाला, है ना, हैलोजन अम्लक ना, ये हैलोजन अम्लक है, ठीक है। तो हैलोजन अम्ल के जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग असममित द्विबंध के उस कार्बन के साथ जुड़ता है, उस कार्बन के साथ, या उस कार्बन परमाणु लिख देना यहाँ पर, उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु से न्यूनतम हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब देखिए पॉइंट, है ना, कि जुड़ने वाला अणु का ऋणात्मक भाग, इसका जो ऋणात्मक भाग है वह असममित द्विबंध। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इसको मैं दो भागों में बांटता हूँ, यहाँ से भागूंगा, यहाँ से मैं काट के बांटता हूँ, तो इस तरफ दो कार्बन, इस तरफ एक कार्बन, तो ये असमित हो गया। सम्मिति का मतलब क्या समझते हैं, बराबर भागों में बंटना, ठीक है, उसको बोलते हैं सम्मिति। तो इसको मैं ऐसे 20 से काट देता हूँ, मान लो जाए, है ना। तो ये दो कार्बन इधर हो जाएगा, एक कार्बन इधर हो जाएगा, है कि नहीं। अब इस असममित कार्बन, तो क्या बोला है कि जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग, ये जो जुड़ने वाला जो अणु है उसका ऋणात्मक भाग है असममित द्विबंध के, ठीक है। ये जो असममित द्विबंध है ना, ठीक है, इसका जो द्विबंध है दोनों के बीच है ना, तो असममित द्विबंध के उस कार्बन के साथ जुड़ता है, उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु से, है ना, ये देखिए, ये कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ठीक है, या एक कार्बन, इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, इन दोनों की बात कर सकते हैं पहले, ठीक है। कि जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग है वह असममित द्विबंध के, है ना, उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु से न्यूनतम हाइड्रोजन जुड़ा होता है। मतलब न्यूनतम मतलब इसमें केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है HCH2, मतलब दो हाइड्रोजन है ना, तो दो हाइड्रोजन है, तो सीधी बात यह है कि जो Br जाएगा वो किसके साथ जाएगा, वो कम हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा ना, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ गए, अब इसको पूरा नियम से समझते हैं, ठीक है ना। ये परिभाषा क्लियर हो गया आपको ना, कि असममित द्विबंध के उस कार्बन पर, असममित द्विबंध है, ठीक है, उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन से न्यूनतम हाइड्रोजन जुड़ा होता है। जिसमें कम हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उसी में कौन जुड़ेगा, ये जो ऋणात्मक भाग है वो जुड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्रियाविधि में, ये जो मार्किनोव-काफ योग की क्रियाविधि है ना। तो पहले बात क्रियाविधि की बात देखते हैं हम लोग, है ना। इसमें नॉर्मल आप डिटेल कर लेंगे, क्या कर लेंगे कि जो, है ना, सिंपल समझिएगा। पहले मैं थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ क्या है उसका, ठीक है। पहला बात ये करते हैं कि हमारे पास HBr है, ओके, ये जो हाइड्रोजन अम्ल है, इसमें हम लोग देखते हैं, इसको खंडित करके थी हमारे पास ये HBr और ये माइनस आयन बनाएगा, तो ये प्लस आयन है। कौन सा आयन है भाई, प्लस आयन है। चलिए धीरे धीरे समझिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। क्रियाविधि है हमारे पास, तो ये है हमारे पास, है ना। अब बातें करते हैं कि H+ का जो इलेक्ट्रॉन, H+ का इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण, ठीक है, अधिक स्थायी मध्यवर्ती कार्बोधनायन देता है। कोई भी H+ का जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण है, ठीक है, वो अधिक स्थायी मध्यवर्ती कार्बोधनायन देता है। इसका मतलब समझना ध्यान से, है ना, ठीक है, कि हमारे पास एक CH3 CH2 है हमारे पास, ठीक है। मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में बात करता हूँ मैं, हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है।
कि ये जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ना है अपने को, ब्रोमीन Br को भी जोड़ना है, हाइड्रोजन को भी जोड़ना है। ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है एल्किन है, इस एल्किन के साथ अपने को हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों जोड़ना है। कहाँ कहाँ कैसे जुड़ेगा वही समझना है अपने को। ठीक है, तो इसके मैं 2 स्थिति पहले बताता हूँ, है ना। अब यहाँ पर एक क्रिया होती है, इसको हम लोग तोड़ते हैं, मान जाए द्विबंध को तोड़ते हैं, तब यहाँ पर विषमागी विखंडन होता है, विषमागी विखंडन होता है। तो विषमागी विखंडन में मान लो जाए ये बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड टूटता है, तो हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाए, CH तरफ जाए। ठीक है, या हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन है वो इस CH की तरफ जाए, है ना। अब बात ये करते हैं कि यदि इसका भी अभी छोड़िए, है ना, इसको मैं छोड़ बता रहा हूँ, है ना, कि इसके तरफ जाता है तो CH3CH प्लस, क्यों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरफ, यहाँ से इस तरफ जा रहा है ना, क्योंकि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन था, दोनों का था, तो इस तरफ जा रहा है, तो ये प्लस बनाएगा, और CH ये 2 ये आपका बनाएगा माइनस। क्या बनाएगा, माइनस। अब ये सिचुएशन तो क्लियर होगी ना आपको, प्लस बनाएगा या माइनस बनाएगा। दूसरा सिचुएशन देखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ये बॉन्ड इधर जाता है तब CH3CH माइनस और CH2 प्लस, ऐसा, है ना। अब ऐसा बनेगा। अब ये सिचुएशन में देखते हैं हम लोग, है ना, इन दोनों सिचुएशन में देखते हैं, तो एक होता है CH3 के कुछ गुण के बारे में बता रहा हूँ मैं, है ना। ये दोनों स्थिति हो सकती है ना। अब कौन सी स्थिति हो सकती है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जो CH3 वो प्लस आई समूह है। अब ये प्लस आई क्या है भाई, ये आप 11वीं में पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होता है, इसका डिटेल कर देता हूँ मैं, कि इसमें जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉरी, यहाँ का जो अणु है, परमाणु है, जो भी है ना, वो क्या करता है, इधर से कोई इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आने की कोशिश करता है, CH की ओर। ठीक है, तो इसको आने से रोक देता है ये जो CH3 है, क्योंकि I+ समूह है ना। ठीक है, I+ ग्रुप में आता है। तो क्या होता है कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ ना आकर ऊपर की ओर जाता है, इधर की ओर जाता है, CH2 की ओर जाता है, जिसके फलस्वरूप ये वाला हो जाता है आपका प्लस, ये हो जाता है आपका माइनस, है ना। अब हमारे ये वाला सिचुएशन क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमको जरूरी कौन सा वाला है, CH3CH, मतलब H+ का इलेक्ट्रॉन नहीं आक्रमण अधिक स्थायी मध्यवर्ती कार्बोधनायन देता है। मतलब ये हो गया आपका CH अधिक स्थायी, है ना, और ये वाला दिया है अस्थाई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आक्रमण स्थायी मध्यवर्ती कार्बोधनायन देता है। मतलब ये जो CH है वो कार्बोधनायन, ये C और ये प्लस आयन बनाना है यहाँ पर, तो कार्बोधनायन बना, केटायन बना ना। ठीक है, तो कार्बोधनायन बना यहाँ पर, तो ये क्या था, स्थायी था, तो ये हमारे लिए सही है। ठीक है, और ये किसके कारण संभव हुआ, H+ का इलेक्ट्रॉन नहीं आक्रमण। ठीक है, ओके, चलिए अब बात ही करते हैं कि हमको प्राप्त क्या हो गया, CH3। अब इसको इधर से क्लियर करते हैं, CH2। अब जोड़ देते हैं हम लोग किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, ओके, एक क्रियाविधि समझ आ रही ना। ठीक है, अब बात ही करते यदि हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तब क्या होता है कि हमारे पास ये दोनों तरफ से चलता है ना क्रिया, ये हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, पहले हाइड्रोजन को जोड़ के दिखा रहा हूँ, उसके बाद Br को जोड़ के दिखाऊंगा। ठीक है, ये हो जाएगा CH3 CH और CH3। क्यों, अभी हाइड्रोजन है वो CH2 के साथ ये 3 क्यों हो गया, 3 क्यों हो गया, क्योंकि आप जानते हो कि ये वाला कौन सा आयन बनाया, माइनस आयन बनाया, यहाँ पर ये माइनस आयन बनाया है। ठीक है, और ये जो है हमारा जो हाइड्रोजन है वो कौन सा आयन वाला है, प्लस आयन वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर CH3 हो गया। बात समझिए आपको। अब यहाँ है कि जो ये दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर का पहला दूसरा नंबर का कार्बन है वो है ना कार्बोधनायन अधिक स्थायी है। ठीक है, अब बातें करते हैं, अब तीसरा पॉइंट करते हैं हम, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट में करते हैं क्या है कि CH3 Br, अब Br माइनस है अपने पास। ठीक है, हमको ये प्राप्त हो गया ना, CH3 CH CH3।
प्राप्त हो गया ना अपने को, ठीक है। अब क्या करते हैं इसी के साथ हम लोग, ठीक है, CH3 CH प्लस Br इसकी क्रिया करवाते हैं। तब क्या होगा कि हमारे पास CH3, ठीक है, CH और CH3। अब यहाँ जुड़ जाएगा कौन, Br, क्योंकि यहाँ पर कौन सा है ये प्लस, यहाँ पर प्लस लिखा हो ना मैं, यहाँ पर प्लस, ठीक है, ये प्लस बनाया ना, तो ये हो गया Br जुड़ गया। तो ये हमारे को प्राप्त क्या हो गया, इसको मुख्य उत्पाद यही है ना हमारे पास, ये प्राप्त हो गया ना। ये क्या प्राप्त हो गया अपने को, है ना, ये हमको हेलोजन प्राप्त हो गया, है ना, प्रोपिल का, किसका, प्रोपिल का, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पहला दूसरा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये हो गया इस तरह से। तो इस तरह से तीनों समीकरणों को या तो आप लोग एक साथ करोगे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो एक साथ, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, सीधा CH3 CH डबल बॉन्ड करके CH2, जो सबसे पहले लिखा था मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड के CH2 प्लस HBr, है ना। तो इसको सीधा ये बना देंगे हम लोग, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर अलग अलग हाइड्रोजन को अलग, ब्रोमीन अलग करके बताया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं होगा तो कमेंट कर सकते हैं, बट डिसलाइक मत करिए, है ना। चलिए, अब ये तो था मार्कोनिकॉफ के अनुसार, किसके अनुसार था, मार्कोनिकॉफ के अनुसार। अब यही बात को एक वैज्ञानिक है खरास प्रभाव, उसने उल्टा बताया। क्या बताया, चलिए। आ गया था आपका परऑक्साइड प्रभाव, या बोल सकते हैं इसको हम लोग खरास प्रभाव। ये जो खरास नामक वैज्ञानिक है ना, ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो MS खरास है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखिए, अब हमने पहले क्या सीखा कि CH3 CH CH2 डबल वन, तो जो ये जो HBr है, इसमें से जो Br है वो किसके साथ जुड़ता था, CH के साथ जुड़ता था, ठीक है। मतलब ये है कि इसके साथ जुड़ता था, क्यों, क्योंकि इसके पास कम हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन वाले के साथ जुड़ता था, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब ये जो परऑक्साइड प्रभाव में क्या होता है कि यदि इस क्रिया में यदि परऑक्साइड उपस्थित है तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा कि जो Br है वो जुड़ेगा ऐसा हाइड्रोजन, ऐसा कार्बन से जिसके पास बहुत ही ज़्यादा क्या हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है। मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए, उसी के साथ ये जुड़ेगा, ठीक है ना। अब बात तो क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि अब कौन से हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा करके, क्योंकि हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो द्विबंध वाले हाइड्रोजन है, उस द्विबंध वाले जो हाइड्रोजन है, द्विबंध वाले जो कार्बन है, उसी कार्बन से जुड़ता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आप ये मत सोचना कि CH3 यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अब इन दोनों में तुलना करेंगे हम लोग, इसमें तुलना नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पास है, ठीक है। अब ये जो Br है इसमें जुड़ेगा कि इसमें जुड़ेगा, यही बताएगा आपका परऑक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव। चलिए चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिंपल समझना, परऑक्साइड की उपस्थिति में, चलिए परऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर CH3 CH डबल वन CH2, ये यहाँ पर HBr। तो पहली स्थिति मैंने बताया कि जहाँ पर कम हाइड्रोजन रहेगा वहीं पर जुड़ेगा ये जो Br है वो, है ना। तो यहाँ पर वो देखिए कि यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं परऑक्साइड, सूत्र लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, कि परऑक्साइड की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है, वो हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन का हैलाइड अपने पास Br है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड का योग, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड अर्थात हाइड्रोजन का जो अम्ल है उनका योग मार्किनोव नियम के विपरीत होता है। विपरीत मतलब हम लोग क्या जानते थे, यहाँ पर जुड़ता है, तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पर जुड़ता है बताया जा रहा है, ठीक है। तो विपरीत होता है, इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है, उस हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग, ठीक है ना, असममित द्विबंध के, ठीक है, असममित द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है, उस कार्बन से, ये क्या है, बीच को काटेंगे तो क्या है, असममित द्विबंध, ठीक है। तो असममित द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो, ठीक है ना, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, अधिक हो, है ना।
अब देखते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास जो HBr है किसके साथ जुड़ता है। चलिए, तो CH3CH है ना, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से इधर लिख रहा हूँ, इधर नीचे लिख रहा हूँ मैंने, ठीक है। अब CH और CH, ठीक है। अब ये बात करते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास जो HBr है ना, वो HBr में अपना जो Br है वो जुड़ जाता है किसके साथ, ये वाले से, ठीक है। ये जो सिंगल हाइड्रोजन है, इसका डबल हाइड्रोजन है ना, तो इसका जुड़ जाता है Br, ये जुड़ गया, ठीक है ना। अब बातें करते हैं कि ये डबल बॉन्ड था भाई, ये सिंगल बॉन्ड कैसे हो गया, सिंगल बॉन्ड कैसे हो गया, है ना। तो ये यहाँ पर इसका जो डबल बॉन्ड है वहाँ पर देखें तो इनका जो हाइड्रोजन है वो तो खाली हो गया ना, इसको तो कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा। तो इसके पास एक हाइड्रोजन था तो है ही, ठीक है। तो यदि मैं एक हाइड्रोजन को यहाँ ले जाता हूँ ऐसे, तो ये CH हो गया, ठीक है। लेकिन इसकी संयोजकता पूरी नहीं हुई ना, ये इसका पूर्ण नहीं हुआ, अष्टक पूर्ण नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन ये उधर चला गया। अब इसका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आता है यहाँ पास एक हाइड्रोजन, और हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ जाता है, इस पर दो हाइड्रोजन, तीन, चार हाइड्रोजन है, तो 1 2 3, और ये जो ऊपर चला जाता है ये ऐसे लिख देते हैं इसको। तो इस तरह लिखेंगे CH3 CH H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Br, इस तरह से ये संरचना बन गई, ठीक है ना। मतलब क्या हो रहा है कि अपने को कि जो Br है वो पहले नंबर के कार्बन से जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि इसके पास क्या है, ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास कम हाइड्रोजन है। जो आप अगर मार्कोनी का नियम को अच्छी से समझ गए तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से है ना। चलिए, तो ये चौथा हम चलते हैं हम लोग एल्काइन से। एल्कोहल से पहला हो गया, एल्केन से दूसरा हो गया, एल्किन से तीसरा हो गया, और एल्काइन से चलते हैं, ठीक। एल्काइन के बारे में बात करते हैं तो C2H6 हम आ जाइए, हमारे पास एथेन है, तो C2H4 ये हमारे पास एथीन हो जाएगा, और C2H2 ये हो जाएगा आपका एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। तो ये एकदम सिंपल बात है कि सर्वप्रथम एल्काइन को एल्किन में नियंत्रित अपचयन कर परिवर्तित किया जाता है। मतलब हमारे पास क्या रहता है कि जो एल्काइन है हमारे पास C2H2, चलिए इसमें एक बना के देखते हैं। मान लीजिए देखो C2 ना, तो 2 कार्बन, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन ना, तो ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं किसी भी हैलोजन अम्ल को, चलो बना कर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ते हैं तो क्या होता है कि इसके साथ ये किस कार्बन के साथ जुड़ेगा, किसी न किसी कार्बन के साथ तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये अभी डबल बना कर रखता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। ये हो गया एक, यहाँ पर डबल बना कर रखता हूँ, ठीक है। चलिए, अब मैंने जोड़ दी इसको, Br को जोड़ दिया एक कार्बन के साथ। तो Br का जो हाइड्रोजन है मान यहाँ क्लियर कर देते हैं ये, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4, ये तो क्लियर हो गया ना, 4 बॉन्ड ही बनाता है ये कार्बन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इधर देखिए 1 2 3 4, ये भी बॉन्ड भी क्लियर होगा। लेकिन ये जो हमारा जो नियम है वो गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हम लोग ऐसी क्रिया नहीं करवा सकते हैं ना। चलिए हम लोग क्या करेंगे कि सर्वप्रथम एल्काइन को एल्किन में अनियंत्रित अपचयन कर परिवर्तित किया जाएगा। एल्काइन हमारे पास C2H2 ये हमारे पास एल्काइन है, ठीक है। तो सर्वप्रथम इस एल्काइन को क्या करेंगे हम, एल्किन में नियंत्रित अपचयन के द्वारा परिवर्तित किया था। तो हमारे पास C2H4, ठीक है, इसको हम लोग एल्किन में क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे, ठीक है ना। एल्किन में नियंत्रित करेंगे तब क्या होगा कि उसके पश्चात इसमें हम लोग कर देंगे हैलोजनीकरण। क्या करेंगे अपने पास? हैलोजनीकरण। अब इसमें हम लोग हैलोजन समूह जोड़ सकते हैं, और हैलोजनीकरण करेंगे तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा आपका एल्किल हैलाइड। डायरेक्टली एल्किल हैलाइड प्राप्त नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया ना। डबल बॉन्ड कैसे बन सकता है, ठीक है, ओके। चलिए, तो इस तरह से है, ये ज़्यादा लिखने का नहीं है, आप ये केवल इतना बस लिख दीजिएगा कि एल्काइन को एल्किन में नियंत्रित अपचयन कर परिवर्तित किया जाता है, उपरांत हैलोजनीकरण किया जाता है, फलस्वरूप एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग हैलाइड विनिमय विधि, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप से भी नहीं बताया जाता है ना, ये ज़्यादा क्लियर है।
हैलाइड विनिमय विधि, है ना। तो यहाँ पर हैलाइड विनिमय विधि में क्या होता है, इस अभिक्रिया का नाम बता देते हैं हम, लिख देते हैं हम लोग, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर पॉइंट करते हैं हम लोग यहाँ से कि संगत क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन को, है ना, हैलाइड विनिमय विधि ना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसको बना रहे हैं। मान लो जाए हमको बनाना है हेलो एल्केन बनाना है, तो मान जाए आइडो एल्केन बनाना है, ठीक है, ओके। मान जाए क्या बनाना है हमको, आइडो एल्केन। तो यहाँ पर क्या लिख देना आप, आइडो एल्केन को या आइडो एल्केने को, ठीक है, बात समझ रही है। आइडो एल्केने को संगत क्लोरो एल्केन, संगत क्लोरो एल्केन मतलब ये जो CH3, अच्छा पहले बनेगा क्या बताइए, आइडो एल्केन कौन है भाई, CH3 CH2I, ये हो गया आपका आइडो एल्केन, है ना। आइडो एल्केन है ना हमारे पास, आइडो एल्केन को बनाना है अपने को, तब क्या करेंगे कि संगत क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन के बारे में बात करते हैं, CH2 ये Cl, या ब्रोमो एल्केन CH3 CH2 Br, ओके। तो संगत यहाँ पर लिखना कि आइडो एल्केन को संगत क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन, ठीक है, को एस्टोन या मेथेनॉल में, मेथेनॉल की उपस्थिति में, ठीक है। ये संगत हमारे पास क्या है, क्लोरो एल्केन है, इसको हम लोग या तो एस्टोन की उपस्थिति में या तो मेथेनॉल की उपस्थिति में, है ना, की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड कर देते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। आयोडो एल्केन को शुरू में बोल चुके हैं ना, ठीक है। तो आयोडो एल्केन संगत क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन को एस्टोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करने पर, सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ये मतलब आइडो एल्केन। अब आइडो एल्केन में हमारे पास, आइडो एल्केन के अंतर्गत आइडो एथेन, आइडो प्रोपेन ऐसा आता जाएगा ना। तो हम लोग इसका नाम अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं ना, CH3 CH2I ये क्या नाम है इसका, आगे क्लियर करेंगे। ये एक ये समझिए कि आपके पास क्या, ये आइडो एल्केन है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए एस्टोन की क्या करते हैं, ये CH3 CH2Cl है अपने पास, तो ये क्या करता है कि ये जो CH3 CH2 है इसके साथ कौन क्या करता है, जो आयोडीन है वो, तो ये बन जाता है आपका CH3 CH2I, ये हो जाएगा आइडो एथेन, मेथेन एथेन दो है ना, दो कार्बन, आइडो एथेन। तो ये जो आइडो एल्केन था ना, इसका नाम हो गया आपका आइडो एथेन, ठीक है। प्लस यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, आयोडीन है, और कौन है, क्लोरीन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 और ये Br हो जाएगा, सॉरी Br नहीं, I हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये जुड़ गया इसके साथ CH3 CH2I, ये जो हैलोजन है इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। Br बाहर हो गया, इसमें ये इसके साथ जुड़ गया तो Cl बाहर हो गया, ठीक है। तो Cl के साथ हमारे पास जो क्लोरीन है, ठीक है, हमारे पास सॉरी सोडियम के पास हमारे पास क्लोरीन है, वो जुड़ जाएगा, और इधर देखते हैं तो ये जो सोडियम है, सोडियम के साथ ये ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा NaBr, समझ आना। इसमें किसी एक को भी को लिख सकते हो ना, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनेगा ये, है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि देखिए केवल ये हमारे पास कोई हेलो एल्केन है, इसी हेलो एल्केन के ना, ठीक है, ये जो हैलोजन परमाणु, इस हैलोजन परमाणु को इसके हैलोजन परमाणु के साथ क्या कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, मतलब हैलाइडों का क्या कर रहे हैं, विनिमय, इसलिए इसका नाम है हैलाइड विनिमय विधि। इसमें भी देखिए ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, इसका साथ क्या कर रहा है, विनिमय हो रहा है, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है आपका आइडो एथेन, ये क्या है आपका आइडो एथेन, ठीक है। इस तरह से ये हैलोजन विनिमय विधि है। चलिए आगे आता है हुंसडीकर विधि। ये जो हुंसडीकर विधि क्या है ना, अब बात करते हैं, थोड़ा सा एकदम सिंपल सी बात है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके जो सिल्वर लवण है, ठीक है, Ag है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का क्लोरीन,
ठीक है, या कह सकते हैं हम लोग क्लोरीन, या तो हमारे पास और क्या है, ब्रोमीन भी हो सकता है ना। क्लोरीन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रोमीन भी यूज़ कर सकते हैं, और क्या यूज़ सकते हैं, और यूज़ कर सकते हैं तो और यूज़ कर सकते हैं हम लोग अध्रुवीय विलायक, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है अपने पास, ठीक है ना, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, या तो ब्रोमीन का यूज़ कर सकते हैं या तो क्लोरीन का, ये तीनों में किसी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का, ठीक है, क्लोरीन के साथ, या तो अध्रुवीय विलायक कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, या तो ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। तो अब सबको लिखना ना, क्लोरीन अध्रुवीय विलायक जैसे कि CCl4 से बने विलयन का, या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। तो इसमें से केवल एक उदाहरण दूंगा मैं ब्रोमीन का करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास है ये अपने पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सिल्वर लवण है ना, ये Br है, अपने पास क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है। अब इनका जो क्रिया करवाते हैं तब क्या देखिए, हमारे पास ये जो समूह है R, ठीक है, ये अपने पास है ना, तो इनके साथ कौन जुड़ता है, अपना Br जुड़ता है, ये तो जानते ही आप लोग शुरू से, ठीक है। ये Br जुड़ गया, अब ये सिल्वर बचा हुआ है, तो सिल्वर बचा हुआ है तो हमारे पास एक ही Br जोड़ना है ना। क्यों एक ही Br, क्योंकि मोनोहेल्केन बनता है ना, मोनोहेल्केन बनता है ना, तो यहाँ पर एक Br बचा हुआ ना, तो एक Br के साथ कौन जुड़ता है, आपका Ag, सिल्वर जुड़ता है, सिल्वर जुड़ गया। अब बचा COO, तो COO बचता है, मतलब क्या बनता है, CO2 बनता है, सीधी बात, ठीक है। तो इसको समीकरण में चलते हैं, CH3 CH2 COO Ag, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण है, ठीक है। Br2 के साथ क्रिया करवाते हैं तब क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 Br, ये जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है, Br, और ये हो जाएगा CO2 प्लस ये जो Ag है वो एक Br के साथ जुड़ेगा, ठीक है, तो AgBr, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कौन सा बन जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, या बोल सकते हैं ब्रोमो एल्केन, है ना, 1 ब्रोमो एल्केन, ठीक है, ये एथिल ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से जो हैलो एल्केन बन गया है ना, ठीक है। तो ये हुंसडीकरण विधि है। चलिए आगे हमारा पॉइंट आता है, देखिए आगे आता है, पॉइंट है एकदम सिंपल पॉइंट है, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या बंध बनता है, ये कार्बन हैलोजन बंध है, ठीक है। जब भी आप लोग देखेंगे किसी भी एल्किल समूह है, या एल्किन है या एल्काइन है, इसके साथ क्या जुड़ता है, अपना हैलोजन जुड़ता है ना, तो यहाँ पर कार्बन हैलोजन बंध बनता है ना, ठीक है। तो कार्बन हैलोजन बंध की जो प्रकृति उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर बंध के जस्ट बाद लिखना C.X। तो कार्बन हैलोजन के बंध की प्रकृति देखते हैं क्या है। तो CX बंध में हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से अधिक होती है। ये जो CX है उसमें जो हैलोजन परमाणु है, X हैलोजन परमाणु है, उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होती है ना, जिसके कारण कार्बन हैलोजन के बीच, ये कार्बन है और ये जो हैलोजन है, इसमें जो हैलोजन है उस हैलोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण कार्बन और हैलोजन के बीच के साझे का जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच के साझे का जो इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो हैलोजन की ओर आकर्षित होता है। किसकी ओर आकर्षित होता है, हैलोजन की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। जिससे कार्बन परमाणु आंशिक रूप से धनावेशित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो बॉन्ड है इधर की ओर जा रहा है ना, अभी मैंने बताया कि इसमें मार्कोनी का फल नियम में बताया, ठीक है, कि इधर जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका प्लस आयन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या होता है कि जिससे कार्बन परमाणु आंशिक रूप से धनावेशित हो जाते हैं तथा हैलोजन परमाणु आंशिक रूप से क्या हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात जो CX बंध में ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, जो CX बंध है उसमें ध्रुवीयता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ध्रुवीयता का मतलब समझते हो, जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ, कोई भी ये अणु है, ये जो ध्रुवी है ऐसे बोलेंगे हम लोग, है ना। तो ध्रुवी का मतलब क्या होता है, ध्रुवी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर प्लस आयन है, माइनस आयन है, प्लस आयन माइनस आयन जो भी है ना, तो पूरा माइनस माइनस आयन इस तरफ इकट्ठा हो जाना, एक प्लस प्लस आयन इसका इकट्ठा हो जाना इस तरफ, तो ये ध्रुवी अणु है बोलेंगे। कौन सा अणु बोलेंगे, ध्रुवी, मतलब ध्रुवण इसमें आ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाती है, कौन, हैलोजन अणु है, ठीक है। अर्थात CX बंध में ध्रुवीयता उत्पन्न होती है, मतलब ध्रुवीय प्रकृति का होता है जो CX बंध है, इसकी प्रकृति पढ़ रहे हैं हम लोग ना, ठीक है। हैलोजन के इस ध्रुवीय बंध का मान, है ना,
2.05 से 2.15 डी के मध्य होता है, लगभग। इसको अपने हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। और इन्हीं ध्रुवीय गुणों के कारण ये अत्यधिक क्रियाशील भी होते हैं। ये जो हैलोजन है अत्यधिक क्या होते हैं, क्रियाशील। क्यों? ध्रुवीय गुण के कारण, ठीक है ना। यह हो गया आपका कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। इसकी बंध की प्रकृति, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति क्या होती है, ध्रुवित होती है, ठीक है। और इसी कारण जो हैलोजन है वो क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हैलोजन की तरफ पूरा इलेक्ट्रॉन यह हो गया, चला गया है ना, आंशिक रूप से यह माइनस हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंट और पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा से, कि धनावेशित कार्बन पर, ये जो धनावेशित कार्बन है उस कार्बन पर किसी भी नाभिक स्नेही का सरलता से आक्रमण हो सकता है। नाभिक स्नेही मतलब ये जो प्लस आयन वाले होते हैं, इसका जो नाभिक के प्लस आयन वाला होता है ना, ठीक है। तो कोई ऐसे जो पदार्थ है जो कि नाभिक के प्रति क्या होगा, आकर्षण करेगा, नाभिक स्नेही, ठीक है। तो धनावेशित कार्बन पर किसी भी नाभिक स्नेही का सरलता से आक्रमण हो सकता है। हैलोजन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणावेशित होने के कारण, बताया ना ऋणावेशित होता है, यह हैलाइड के रूप में सरलता से निष्कासित हो जाता है। मतलब ये जो किसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, किसी भी समूह के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके क्या हो सकता है, ये अलग हो सकता है। जब कोई प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करता है, जो प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो धनावेश पर क्या करता है, धनावेशित कार्बन पर क्या करता है, आक्रमण करता है। अतः है ना, ये क्या समझ रहे हैं आप लोग कि जब कोई प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करता है, तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, तो क्या करता है कि जो हैलोजन है, ठीक है, वो हाइलाइट के रूप में सरलता से क्या होते हैं, निष्कासित होते हैं, जिसको मैं शुरू में बोल चुका हूँ, ठीक है। यदि इसको बोलते हैं यह हाइलाइट के रूप में सरलता से निष्कासित हो जाते हैं, कब होता है, जब कोई प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक धनावेशित कार्बन पर क्या करता है, आक्रमण करता है, ठीक है ना। या तो इसको ऊपर में लिखें तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ओके। अब यहाँ अतः यहाँ कहा जा सकता है कि एल्किल हैलाइडों में जो ध्रुवीय है ना, जो कार्बन की जो आबंध है ना, की उपस्थिति के कारण हैलाइड आयन प्रबल नाभिक स्नेही से सरलता से विस्थापित हो जाता है। मतलब जो इसमें का जो हैलोजन है वो किसी प्रबल नाभिक स्नेही की सहायता से हैलाइड के रूप में क्या होता है, विस्थापित हो सकता है। मतलब इस प्रकार से कार्बन हैलोजन बंध की क्या है, ये प्रकृति है।